गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज लेते हैं मानव जनन तंत्र। तो मानव जनन तंत्र में दो जनन तंत्र का अध्ययन करना है हमें, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल। तो यहाँ पर पहले लेते हैं नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ एक ओवल ऐसी आकृति बनानी है, फिर इसमें से एक स्ट्रेट लाइन संरचना बनाओ, सीधी संरचना। इसको ऐसे डबल करना है, फिर इसके अंदर यहाँ से ऐसे लेके और ये थोड़ा सा घुमाव ले लेना। अब इसके अंदर ही ये संरचना बनानी है कुछ इस प्रकार की, देखिए ऐसे ही बनाना है। ये संरचना बनानी है, ये इसको डबल कर दीजिएगा आप, और इसमें ये मसल्स बनाइए। ये तुम्हारा शिश्न की आकृति है, ये लंबी बेलनाकार संरचना होती है ये। अब यहाँ पर आप प्रोस्टेट ग्रंथि बनाएंगे। ये मूत्र मार्ग के दोनों ओर अर्धचंद्राकार रूप में पाई जाती हैं। ये ऐसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बना लेनी है यहाँ पर। अब इसके दोनों ओर दो अंडाकार संरचनाएं बनानी है, जैसे बेसन कहते हैं। ये दो अंडाकार संरचनाएं बनाएंगे और इसमें से आप यहाँ से एक नलिकाकार संरचना लेकर ऐसे इसके ऊपर इसमें ऐसे कर देंगे। ऐसे ही इधर से ये लेंगे, एक और संरचना इसके ऊपर। ये वृषण कोश हो गया। ये शुक्रवाहिनी, यहाँ पर ये थैली बनाएंगे शुक्राशय। ये थैली बन गई शुक्राशय, और ये स्खलन नली से इसको जोड़ दें। तो इस प्रकार ये आपके क्या हो गया, नर जनन तंत्र का चित्र बन गया। तो नर जनन तंत्र में ये अंडाकार जो संरचना है, ये आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और सही करने के लिए इस प्रकार। तो ये प्राथमिक जनन अंग है। कौन सा होता है? प्राथमिक जनन अंग होता है वो। इसमें एक ये वृषण होता है। क्या है? वृषण। पुरुषों में प्राथमिक अंग ये वृषण कितने हैं? एक जोड़ी होते हैं। अंडाकार संरचना है देखो इसमें। तो यहाँ वृषण के अंदर अनेक यहाँ पर शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, जिसमें शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये वृषण के अंदर है। वृषण मुख्य इसका प्राथमिक जनन अंग होता है मेल में। तो इसके अंदर कैसी संरचना होती है? अंडाकार है, फ्लेक्सिबल है, अंडाकार संरचना होती है, लचीले होते हैं। इसमें कौन सी होती है? शुक्र जनन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वृषण के अंदर ही एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अब द्वितीयक में फिर आते हैं द्वितीयक। अब द्वितीयक में यहाँ से बी में आएंगे तुम्हारा द्वितीयक जनन अंग। द्वितीयक में जनन अंग में पहला, सबसे पहला ये नंबर 1 वृषण कोश। ये नंबर 1 क्या आएगा? वृषण कोश। इधर लिख लें नंबर 1 इस पर वृषण कोश। अब ये क्या है? एक झिल्लीनुमा संरचना है जो वृषण को ऊपर से ढके हुए होती है। इसका मुख्य कार्य है वृषण के तापमान को नियंत्रित करना। ये वृषण के तापमान को नियंत्रित करती है जिससे शुक्राणु क्या करें? जीवित बने रहें, क्योंकि शारीरिक तापक्रम पर ये शुक्राणु जीवित इनका संभव नहीं है। तो ये क्या करती है? इसके तापमान को, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। बॉडी, हमारा शरीर का तापमान रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या हम कहें 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये शुक्राणु जीवित नहीं रहते। तो ये क्या करता है? तापक्रम नियंत्रित करने का काम करता है वृषण कोश। इसको कवर की तरह ढके हुए झिल्ली की नुमा आकृति है। तो वृषण से जो शुक्राणु उत्पन्न होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, उनको कलेक्ट करता है और शुक्रवाहिनी में, ये शुक्रवाहिनी है नंबर 2 पर। क्या है? शुक्रवाहिनी। ये एक नलिकी के समान संरचना है। देखो नली है, नली। इसमें क्या होता है? ये शुक्राणु को वृषण से कहाँ तक पहुँचाती है? शुक्राशय तक, यहाँ तक पहुँचाने में मदद करती है। ये तीसरा भाग क्या है इसका? शुक्राशय। शुक्राशय तक शुक्राणुओं को ले जाने में मदद करती है। फ्लेक्सिबल है, लचीली होती है। तो यहाँ अब ये शुक्राणु कहाँ जाते हैं? शुक्राशय में। अब शुक्राशय क्या है? शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें पतला पीला तरल स्रावित होता है जो शुक्राणुओं को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। पोषण और गति प्रदान करेगा ये, नहीं तो क्या है? शुक्राणु निष्क्रिय हो जाएंगे। तो ये पीला तरल क्या करता है? ये शुक्राशय में भरा रहता है जो शुक्राणुओं को क्या करता है? पोषण और गति प्रदान करता है। अब ये मूत्र नलिका स्खलन नलिका बनाती है शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर, ये स्खलन नलिका है। और ये मूत्र मार्ग हो गया। ये चौथा है, इसमें आता है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि भी क्या करती है? एक पतला दूधिया पदार्थ स्रावित करती है जो मूत्र मार्ग को क्या कर देता है? क्षारीयता प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये मूत्र मार्ग को चिकना बना रहा है जिससे शुक्राणु इसमें आसानी से गति करें। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित पतला दूधिया तरल है जिसको हम हार्मोन कह रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं इसको। तो ये प्रोस्टेट ग्रंथियों द्वारा यहाँ पर स्रावित होता है। तो ये अब इसके बाद ये क्या है? मूत्र मार्ग है। 5वां नंबर ये आप मूत्र मार्ग। ये मूत्र मार्ग ये नलिकी के समान संरचना है जिसमें से क्या है? ये शुक्राणु और मूत्र दोनों का उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जन नली के रूप में काम करता है। और ये लंबी बेलनाकार संरचना जो है ये क्या कहलाती है? शिश्न कहलाती है। लंबी बेलनाकार संरचना क्या होती है? ये शिश्न कहलाती है। तो ये मैथुन के समय क्या होती है? ढीली संरचना के रूप में होती है वैसे, और मैथुन के समय कड़ी संरचना हो जाती है जिससे ये क्या काम करती है? नर द्वारा जो शुक्राणुओं को मादा की योनि तक पहुंचाने का काम करती है। कैसी है? लंबी बेलनाकार संरचना, इसका कार्य है शुक्राणुओं को मादा की योनि तक पहुंचाना। तो ये मुख्य भाग थे। इसमें प्राथमिक जनन अंग में वृषण है, वृषण, और द्वितीयक जनन अंग में ये 6 आए: वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शिश्न। ये यहाँ तो ये कौन सा है? तुम्हारा नर जनन तंत्र हुआ, नर जनन तंत्र। अब पूछा जाता है कि एक शुक्रवाहिनियों को काट कर नष्ट कर दिया तो क्या होगा? कोई क्या होगा?
क्या ये संतान नहीं होगी? तो देखो एक शुक्रवाहिनी को नष्ट कर दिया तो कुछ नहीं होगा, निषेचन फिर भी होगा, चूँकि ये जैसे शुक्राणु आ जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो शुक्रवाहिनी द्वारा ही शुक्राणु जहाँ तक पहुँचते हैं तो दोनों ही कटेगी, तो इसको कहते हैं पुरुष संबंधी, काट के अलग करना। तो प्रत्येक के भाग को हम क्या है 2-2, 4-4 पॉइंट याद करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है अपना मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में के लिए आप एक फिर से ऐसी आउटलाइन लेंगे, कुछ ऐसी संरचना लेंगे मादा जनन तंत्र के लिए। ठीक है, इसमें ये थोड़ी सी आउटलाइन लेनी है यूँ, तो ये आउटलाइन लेके आप इसको डार्क करेंगे, सही लगे तो ये ऐसे ही यहाँ पर ये संरचना आपको बनानी है। इधर नाशपाती के आकार की है ये गर्भाशय। तो ये संरचना बनाएंगे यहाँ पर। ये अब इसको ऐसा करके ये यहाँ इस प्रकार की संरचना बनानी है, इसको डबल कर लेना है। ये संरचना बनाएंगे और यहाँ 2 अंडाकार संरचनाएं बनाएंगे। ये अंडाशय कहते हैं और इसके ऊपर इसको ये फैलोपेंटियम का हिस्सा है अंडवाहिनी का। और ये यहाँ देखो कैसे बना रहा हूँ मैं, ये फिर एक और बनाया और इसको आप क्या करेंगे, इसको ढक दें। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, मादा जनन तंत्र हुआ। किसका हुआ? और ये आउटलाइन ली थी, आप उसको मिटा सकते हैं। तो ये मादा जनन तंत्र है। तो ये ऐसे ऐसे इसमें करेंगे। ये मांसल गुदेदार संरचना होती है, गर्भाशय की भित्ति है ये। तो यहाँ पर पहला प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? अंडाशय। ये अंडाशय है। ये अंडाशय कितने हैं? 2 हैं इसमें, एक इधर और एक इधर। ये क्या करता है, अंडाकार संरचना होती है जो संख्या में 2 हैं, जो मुख्य जननांग है मादा का। इसमें अंड जनन क्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है, oogenesis क्रिया होती है, अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें अंड बनते हैं, परिपक्व अंड बनते हैं। अंड में क्या होता है, N गुणसूत्र होते हैं, इनको कहते हैं अगुणित, हैप्लॉइड। अगुणित संख्या में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगुणित होती है। एग सेल अंड का निर्माण होता है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसमें अगुणित होती है। मुख्य जनन, अब अंड की उत्सर्जन यहाँ से होता है। ये इसका फ्रम्मी वाला भाग है, फ्रम्मी, ये मुख्य भाग नहीं है। तो ये फ्रम्मी एक कीपनुमा संरचना होती है जो अंडे को क्या करती है, इसमें ग्रहण करती है, इसमें अंडा आ जाता है। और ये इसका दूसरा जो भाग होता है, द्वितीयक,
जनन अंग में सबसे पहले पहला भाग ये आता है यहाँ पर नंबर 1, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यानी अंडवाहिनी। ये अंडवाहिनी पहला पार्ट है। दूसरा इसका ये पार्ट होता है गर्भाशय, गर्भाशय। तीसरा पार्ट ये योनि है, और चौथा पार्ट आप यहाँ पर बना सकते हैं, ये बार्थोलिन ग्रंथि है, इसमें बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। और पांचवा पार्ट लिख सकते हो योनि मार्ग। तो ये इसमें मादा के जनन अंग है, मादा के। तो मुख्य जननांग कौन सा होता है? अंडाशय। तो अंडाशय में बताया था यहाँ पर अंडे उत्पन्न होते हैं, अंड जनन क्रिया द्वारा अंडों का निर्माण होता है यहाँ पर, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी, यानी मनुष्य में लें तो 23। इनको कहते हैं अगुणित, अगुणित होते हैं यहाँ। तो ये मासिक चक्र के बाद होती है, ये समझाएंगे अभी। तो यहाँ पर अंड ये भ्रमी में होता हुआ अंडवाहिनी में आता है। तो अंडवाहिनी क्या है? ये एक नली के समान संरचना है, जो ये लंबी नली है। इसका प्रथम सिरा तो क्या से ये अंडाशय से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी नली है। इसमें अंडवाहिनी में ही क्या होता है, ये अंडा यहाँ से आ गया और इधर से शुक्राणु पहुँच जाता है, इधर से शुक्राणु पहुँच जाता है, इधर से ये शुक्राणु है, ये अंडाणु है, दोनों मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण यही होता है, यानी जायगोट यही बनता है। युग्मनज यानी जायगोट यही बनता है। कहाँ पर? अंडवाहिनी में। तो पूछे लिया निषेचन क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में होती है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन क्रिया होती है, गर्भाशय में नहीं होती, ध्यान रखो। तो यहाँ पर अंडाणुओं और शुक्राणुओं का तो ये अंड युग्मनज बनता है, जो जायगोट कह रहे हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n, यानी ये डिप्लॉयड हो जाते हैं, द्विगुणित। कैसे हो जाते हैं? द्विगुणित हो जाते हैं। कैसी हो जाती है? द्विगुणित हो जाती है, 2n द्विगुणित हो जाती है। अब ये गर्भाशय है, ये नाशपाती के आकार की मांसल भित्तियों से बनी संरचना होती है, जिसमें गर्भाशय क्या है? भ्रूण का परिवर्तन होता है। तो ये इसकी मोटी भित्तियाँ होती हैं, ये मोटी भित्तियाँ होती हैं। गर्भाशय प्रत्येक गर्भ धारण के लिए तैयारी करता है। तो ये इसकी भित्तियाँ क्या हो जाती हैं? ये मांसल और गूदेदार हो जाती हैं। तो इसमें देखना है, स्त्रियों के अंदर एक क्रिया चलती है जिसको मासिक धर्म MC या मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। मासिक चक्र मैनिपुलेशन साइकिल है, वही है MC। ये क्या है? ये हर माह 28 दिन के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है स्त्रियों में। तो ये क्या चीज़ है? जैसे गर्भधारण के लिए ये तैयारी हुई गर्भाशय में, तो यहाँ पर गर्भधारण किसी कारणवश नहीं होता है, तो ये मांसल और गूदेदार भित्तियाँ हैं, ये म्यूकस और रक्त का स्राव होता है इनसे। यानी यहाँ पर ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो जाता है? यहाँ कमी हो जाती है, और कमी होने से इसमें रक्त दाब बढ़ जाता है इन वाहिनियों में। तो ये जो दीवार है म्यूकस और रक्त से बनी है, क्या होता है इसमें? म्यूकस और रक्त, म्यूकस प्लस रक्त। तो ये म्यूकस और रक्त का स्राव कहाँ से होता है? योनि मार्ग द्वारा होता है। यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय होती है हर महीने पे। अगर गर्भधारण नहीं हुआ तो ये लेयर यहाँ से बस्ट होंगी, और बस्ट होकर योनि मार्ग द्वारा यहाँ पर से म्यूकस और रक्त का क्या होगा? स्राव होगा, जिसी को कहते हैं हम मासिक चक्र। यानी यौन मार्ग से रक्त और म्यूकस, जैसे गर्मियों के दिनों में नक्सीरी आती है, ऐसे ही यहाँ पर म्यूकस और रक्त का स्राव होता है, जिसे कहते हैं हम मासिक चक्र। तो ये 28 दिन के बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है, और सामान्यतः ये महिलाओं में 3 से 8 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया है।
तो ये 3 से 8 दिन तक चलती है, 3 से 8 दिन तक चलती है और 28 दिन बाद इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर ये डेस्ट्रॉय होती हैं, उससे ये क्या है, मासिक चक्र आता है। अब यहाँ पर ये समझिए मासिक चक्र के 13वें और 14वें दिन लगभग परिपक्व अंड की उत्पत्ति होती है। 13वें अथवा 14वें दिन परिपक्व अंड की उत्पत्ति होती है, यानी वैसे यहाँ से अंडे उत्पन्न होते रहते हैं लेकिन वो निषेचन के योग्य नहीं होते। मासिक चक्र के प्रारंभ होने के 13वें और 14वें दिन यहाँ से परिपक्व अंड उत्पन्न होगा। मासिक चक्र शुरू हो गया, उसके 13वें 14वें दिन ये अंड परिपक्व अंड होगा, ये ही निषेचन करने योग्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दिनों गर्भधारण क्षमता सबसे अधिक होती है मासिक चक्र के। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा खान पान में अंतर होता है, इसलिए ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो 13वें 14वें दिन की बजाय हम कह सकते हैं मासिक चक्र प्रारंभ होने के प्रथम 15 दिन गर्भधारण की क्षमता ज़्यादा होती है और लास्ट के 15 दिन कम होती है, यानी ना के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर परिपक्व अंड की उत्पत्ति होती है इन दिनों में महिलाओं में, और लास्ट के दिनों में ये परिपक्व अंड विकसित नहीं होता। तो उन दिनों में निषेचन क्रिया नहीं होगी, यहाँ परिपक्व अंड द्वारा निषेचन क्रिया ही होती है। तो ये मासिक चक्र कहलाया। अब युग्मक जनन हम बताया, युग्मक निर्माण की क्रिया को कह रहे हैं। अंडाणु शुक्राणु मिलकर क्या बना रहे हैं, जायगोट बना रहे हैं, ये क्रिया कहलाएगी युग्मक जनन। अंड जनन किसे कह रहे हैं, अंडाणुओं द्वारा यहाँ अंड जनन क्रिया होती है और अंडाणुओं का निर्माण होता है यहाँ पर, तो अंड जनन कहलाएगा। यहाँ पर शुक्रवाहिनियों में क्या हो रहा है, शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है शुक्र जनन क्रियाओं द्वारा, तो वो शुक्र जनन कहलाएगा। तो ये कुछ शब्दावली है यहाँ पर। प्रथम बार मासिक चक्र प्रारंभ होने के ये महिलाओं में लगभग 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है क्रिया। प्रथम बार मासिक चक्र जो होता है उसको रजो दर्शन कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं प्रथम बार। ये कब होता है, महिलाओं में 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है और लगभग ये 50 वर्ष तक चलती है। तो अंतिम बार जब मासिक चक्र होता है उसको रजो निर्वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजो निर्वृत्ति, यानी इस क्रिया से हमें निर्वृत्ति मिल गई। और जब शुरू में होती है उसको क्या कहते हैं, रजो दर्शन। क्या कहलाती है ये क्रिया, रजो दर्शन कहलाती है। तो यहाँ पर ये अब मान लो ये यहाँ पर क्या हो गया, युग्मक निर्माण हो गया, यानी गर्भधारण हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है, ये युग्मक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ एक युग्मक से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाओं का खोखला गोला बनता है, जिसको कोरक कहते हैं। अब ये कोरक है ना, 3-4 दिन में आकर मांसल गूदेदार भित्तियों में आकर यहाँ पर गर्भाशय में गिर जाता है और ये प्लेसेंटा के द्वारा, ये एक संरचना है जिसको सामान्य भाषा में नाड़ कहते हो, तो अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यानी अपरा, अपरा जिसको गांव में भाषा में नाड़ कहते हैं, ये नाभि में जुड़ा हुआ होता है, बच्चे पैदा होते हैं तो ये अपरा के द्वारा यहाँ पर जुड़ जाता है। कहाँ पर, गर्भाशय की भित्ति में जुड़ जाता है। अब इसको क्या कहते हैं, हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो, भ्रूण। और भ्रूण अब ये क्या करता है, अपरा या प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण प्रदान करता है। गर्भावस्था में भ्रूण का पोषण और उत्सर्जन में सहायक संरचना कौन सी होती है, अपरा या प्लेसेंटा। इसी के द्वारा ये पोषण कर रहा है, इसी के द्वारा क्या कर रहा है, ये उत्सर्जन कर रहा है, अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा। अब भ्रूण क्या होता है, ये परिवर्धित होता रहता है लगभग 280 दिन, यानी 9 माह में पूरा बच्चा विकसित होकर जन्म लेता है। कितने दिन में, 280 दिन में पूर्ण विकसित हो जाता है बच्चा और इसका जन्म हो जाता है, जिसको कहते हैं हम डिलीवरी। भाई डिलीवरी होगी। तो यहाँ पर ये योनि पतली संकीर्ण संरचना होती है और इसी के पास में
क्या होती है, ये बार्थोलिन ग्रंथि होती है, ये पतला तरल स्रावित करती है जो योनि मार्ग को क्या करता है, चिकना बनाता है और शुक्राणुओं को मादा के गर्भाशय तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो बार्थोलिन ग्रंथि जो होती है यहाँ पर हार्मोन स्रावित करने के काम आ रही है। बार्थोलिन ग्रंथि जो योनि मार्ग को क्या कर रहा है, चिकना बना रहा है। तो ये मादा जनन ग्रंथि है और यहाँ पर ये योनि मार्ग है, इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। तो ये योनि मार्ग द्वारा क्या होता है, यहाँ से शुक्राणुओं को यहाँ छोड़ दिया जाता है। ये शुक्राणु गर्भाशय में गति करते हुए अंडवाहिनी तक पहुँचते हैं और अंडवाहिनी में ये क्रिया करते हैं। तो ये था तुम्हारा मादा जनन तंत्र। अब पूछ लिया जाए एक अंडवाहिनी को काट कर अलग कर दिया जाए, यहाँ काट दिया तो क्या होगा, क्या निषेचन क्रिया होगी, नहीं होगी, होगी। इधर से अंडा आ जाएगा, ये दोनों को मारना पड़ेगा। तो यहाँ निषेचन क्रिया जब भी नहीं होगी जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो। तो कुछ यहाँ पर हम कह सकते हैं गर्भ निरोधन की विधियाँ, जैसे कॉपर्टी है, ये टी आकार का एक बैंड होता है वो यहाँ पर लगा दिया जाता है इसमें, जिससे ये शुक्राणु आगे नहीं जाते, इधर भी लगा दिया जाएगा, जिसको कॉपर्टी कहते हैं अंडवाहिनी में। अब ये कॉपर्टी है तो इन अंडाणुओं और शुक्राणुओं का मिलन नहीं होगा तो क्या होगा, गर्भ धारण नहीं होगा, यानी जायगोट नहीं बनेगा। तो ये एक साधन हुआ गर्भ निरोधन का, कॉपर्टी, टी आकार का बैंड। और एक होगी तुम्हारी स्त्री नसबंदी, पुरुष नसबंदी। तो ये इसमें कुछ विधियाँ हैं। ये था तुम्हारा मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। तो इसके विभिन्न अंग के नाम आप इधर से ऐसे करके याद करेंगे, यहाँ मैंने ऐसे बताए हैं यूँ करके। तो ये प्राथमिक है वृषण, फिर ये द्वितीयक में आ गया वृषण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शिश्न। ऐसे इसमें ये अंडाशय होगा प्राथमिक, फिर अंडवाहिनी द्वितीयक में पहला हो गया, फिर गर्भाशय, योनि, बार्थोलिन ग्रंथि और योनि मार्ग। ये इस तरह से ये लेसन तुम्हारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।